बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दो अहम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे। पहला मौजू हमारा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जो कि यकीनन आपने सुन ली होगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि इमरान खान के सियासी कैरियर को, इमरान खान की सियासी जमात यानी PTI को हमेशा के लिए ख़त्म करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान को ताहयात नाअहल किया जा सकता है, जिससे मुल्क में एक नया तूफ़ान बर्पा होने वाला है, एक ऐसा तूफ़ान जो रुकने वाला नहीं है। तो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नुकात आपके सामने रखते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने तस्लीम किया कि इमरान खान ने जो रूस का दौरा किया था वो आर्मी चीफ की मशावरत से हुआ था, वो इमरान खान के अकेले का फैसला नहीं था। जैसा कि पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर को तलब करके डोनाल्ड लू ने कहा था कि यह इमरान खान के अकेले का फैसला था। पता नहीं उनको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी थी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो गई है। तो हम DGISPR की इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि हम भी आपको यही बताते रहे और इमरान खान ने भी आपको यही बताया था। दूसरी बात कि कोई मार्शल लॉ नहीं लगने वाला था। इमरान खान को वार्निंग देना, इमरान खान को थप्पड़ मारे जाने वाली बातें, वो सब झूठी साबित हो गई हैं और इस सब से भी हम एग्री करते हैं और हम यही आपको बताते रहे। तीसरी बात कि जनरल बाजवा कोई एक्सटेंशन नहीं लेने वाले, ना वो लेना चाहते हैं। अगर उन्हें दी भी गई तो वो नहीं लेंगे। इस बात पर भी हम एग्री करते हैं और हम भी आपको यही बताते रहे। फिर DGISPR से एक सवाल किया गया कि इमरान खान ने कल पेशावर के जलसे में एक बात की कि क्या इन लोगों के होते हुए हमारे एटमी असासे महफूज हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इनका जीना मरना तो बाहर है, मेरा जीना मरना तो पाकिस्तान में है। इसके जवाब में DGISPR ने कहा कि इस बात पर मोहतात रहना चाहिए। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो बड़े महफूज हाथों में हैं और हम भी इस बात को एग्री करते हैं, वरना इनके हाथों में होते तो ये तो कब के बेच चुके होते। लेकिन सवाल ये नहीं है, वो तो जाहिर है कि इनके बस में कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल ये है कि अब इनके पास जो 1.5 साल या 1 साल या 6 महीने हैं, इस दौरान IMF पाकिस्तान पर मेहरबान हो जाता है और आवाम भी बड़ी खुश हो जाती है कि बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी तब्दीली आई है। और फिर जब अगली हुकूमत बनती है, भले वो इमरान खान की हो या भले शहबाज शरीफ की ही हो, उसमें प्लान के मुताबिक, जो प्लान कई दिहाइयों से चला आता रहा है कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए, पाकिस्तान को बेसाखियों पर लाया जाए, तो उसी प्लान के मुताबिक जब अगली हुकूमत आएगी और उसमें पाकिस्तान इतना मजबूर हुआ हो कि वो IMF की अगली किस्त के बगैर सरवाइव ही ना कर सके और IMF ये मुतालबा कर ले कि आप अपने एटमी असासे गिरवी रखवाओ तभी आपको अगली किस्त मिलेगी, तो इनका क्या जवाब होगा? अगर हम हिस्ट्री उठाकर देख लें शरीफ फैमिली की या जरदारी की, तो जवाब बड़ा ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपते रहे हैं। फिर DGISPR ने कहा कि अमेरिका ने हमसे कोई अड्डे नहीं मांगे थे, और अगर वो मांगता तो हमारा जवाब भी वही होता जो इमरान खान का था। तो नाज़रीन, यही तो वजह थी कि अवाम पहली बार इतनी खुश और सेटिस्फाइड थी कि हुकूमत और फौज एक पेज पर नजर आ रहे थे, दोनों मुहिबे वतन दिखाई दे रहे थे। तो फिर गद्दार कहाँ से आ गए? अगर यही सवाल गद्दारों से किया जाता तो इनका क्या जवाब होता? क्या ये एब्सोल्युटली नॉट कह सकते? आर्मी चीफ तो कह देते, लेकिन क्या ये कह सकते? ये कभी भी ना कह सकते। इन्होंने तो गुलामी शुरू भी कर ली है, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताते हैं। और दूसरा सवाल कि अगर अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा? क्या उसने किसी अवामी जलसे में कहा? क्या उसने चलते फिरते कह दिया? इमरान खान से पूछा गया कि क्या अगर आपसे अमेरिका दहशतगर्दी को रोकने के लिए, अफगानिस्तान को वॉच करने के लिए आपसे अड्डे मांगता है, तो क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे? तो इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद अमेरिका अड्डे कैसे मांगेगा इमरान खान से? और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो आते ही कह दिया था कि हमने इमरान खान के साथ तो बात ही नहीं करनी, हम पाकिस्तान की अफवाज के साथ रब्ता रखेंगे। ये हमने आपको तभी बता दिया था जब जो बाइडेन इक़्तिदार में आया था, और उसके बाद आपने देखा कि जो बाइडेन ने इमरान खान को कॉल नहीं की। अब आ जाते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। पहले ही दिन शहबाज शरीफ ने कह दिया कि कौन सा खत? मैंने तो कोई खत देखा ही नहीं और ना मुझे किसी ने दिखाया है। हालांकि शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया था, उनको इनवाइट किया गया था, तो आते ही उन्होंने झूठ बोल दिया।
پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے، اس پر کمیشن بٹھوائیں گے جس میں تینوں افواج کے سربراہان بھی ہوں گے اور چیف آف جوائنٹ آرمی سٹاف بھی ہوں گے۔ حالانکہ تینوں افواج کے سربراہان نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں اس مراسلے پر دستخط کر چکے ہیں، اس اعلامیے پر دستخط کر چکے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی اور اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شریف فیملی پاکستان کی لاڈلی فیملی ہے، ان کو جب انصاف چاہیے ان کو مل جایا کرتا ہے۔ انہوں نے عدالت میں بھی یہی مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے طاقتور اداروں سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ ہم پر جو غداری کا لیبل لگا ہے اسے ہٹایا جائے تاکہ ہم عوام میں جا سکیں۔ اور ہم نے آپ کو اسی دن کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی طرف سے یہ زبردست موو کھیلا گیا ہے کہ انہوں نے اچانک ہی تینوں افواج کے سربراہان کو اور چیف آف جوائنٹ آرمی سٹاف کو بلا کر اس اعلامیے پر دستخط لے لیے ہیں۔ اب آج DGISPR کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں شہباز شریف بلاتے ہیں تو ہمارا وہی موقف ہوگا کہ مداخلت ہوئی ہے، لیکن اس اعلامیے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ سازش ہوئی ہے۔ اب DGISPR کی اس سٹیٹمنٹ کو اٹھا کر بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو غلط ثابت قرار دیا جائے۔ ناظرین، تھپڑ دائیں گال پر نہیں لگا تھا، بائیں گال پر لگا تھا۔ تھپڑ زور کا نہیں تھا، بڑا پیار سے مارا گیا تھا۔ گالی گندی والی نہیں تھی، گالی اچھی والی دی گئی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سازش تو پھر بھی چھپ چھپا کر ہوتی ہے، مداخلت تو کھلے عام ہوتی ہے۔ اس مداخلت کو روکنے کے لیے کیا کوشش ہوئی؟ اس مداخلت کو، سازش کو نہیں، اس مداخلت کو ناکام بنانے کے لیے کیا کوشش ہوئی؟ قومی مفادات کی حفاظت کرنا کس کا کام تھا؟ دن رات عدالتیں کیوں نہیں لگیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ شہباز شریف نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ ایسا کوئی خط ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ میں نے تو نہ کوئی خط دیکھا ہے نہ مجھے کسی نے دکھایا ہے۔ اگر ایک دھمڑی کی بھی اس میں کوئی سچائی ثابت ہوئی تو میں استعفیٰ دے کر گھر چلا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو پوری قوم کا شہباز شریف سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ اب آپ سب سے پہلے اپنی زبان پر قائم ہوں اور استعفیٰ دے کر گھر جائیں، کیونکہ خط تو آیا تھا، مداخلت تو ہوئی تھی، سازش نہیں ہوئی لیکن مداخلت تو ہوئی تھی۔ اور پھر سب کچھ اس ملک میں بالکل اسی طرح ہوتا رہا جس طرح کہ امریکہ چاہتا تھا، اسے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کا ساتھ دیا گیا، لیکن اسے روکنے کی کوشش تو نہیں کی گئی۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ اتوار کے روز جب ہم عوام کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاک فوج نیوٹرل ہے، تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر نیوٹرل ہے تو نیوٹرل کیوں ہے؟ وہ لوگ جو پاکستان کی جڑیں کاٹتے رہے، وہ لوگ جن کے خلاف ہم اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ وہ عمران خان کے مخالفین ہیں، ان کے خلاف ہم اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری فوج کو برا بھلا کہتے رہے، وہ ہمارے اداروں کو گالیاں نکالتے رہے۔ آج وہ اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری فوج کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے مہم؟ چلا رہے ہوں گے مہم، لیکن پاکستانی عوام دل برداشتہ ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے دشمنی ہی اس وجہ سے کی تھی کہ یہ ہماری فوج کو برا کہتے تھے، اسی وجہ سے ہم ان کے ساتھ لڑتے تھے۔ اور آج وہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں جو ان کے ساتھ اس وجہ سے لڑتے تھے کہ ہماری فوج کو برا کیوں کہتے ہو، آج وہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور یہ اقتدار میں آ گئے ہیں، تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ گجرانوالہ کی تقریر میں 14 بار جنرل باجوہ کا نام لے کر انہیں برا بھلا کہا گیا، اب اگلی بار کوئی 28 بار ایسا کرے گا تب اسے اقتدار ملے گا۔ بڑا ویلڈ سوال ہے، کیونکہ جو برا بھلا کہتے تھے وہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور جو ان کے ساتھ لڑتے تھے وہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو فوج کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ یہی تو عوام مطالبہ کرتے تھے جب مولانا فضل الرحمان فوج کو کھلے عام دھمکیاں دیتا تھا، اس کی آنکھیں کیوں نہیں نکالی گئیں؟ اس کو تو واپس اقتدار دلایا جا رہا ہے۔ مریم نواز کے جلسوں میں کیا نعرے لگتے تھے، اس نے کس کس کا نام لیا، کس کس کا نام لے کر کیا کچھ کہا، نواز شریف نے کس کس کا نام لے کر کیا کچھ کہا، ان کی آنکھیں کیوں نہیں نکالی گئیں، ان کو اقتدار کیوں دیا گیا؟ یہی تو عوام کا غصہ ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ رات گئے عدالتوں کے دروازے کیوں کھولے گئے، جس کے جواب میں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالتیں ہمارے انڈر میں ہیں؟ اب ناظرین، معزز عدالتوں کا احترام کرنا ہمارا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، لیکن اگر قوم کو ایسا لگے کہ غداروں کو انصاف مل رہا ہے اور محب وطنوں کو سزا دی جا رہی ہے تو قوم کیا کرے؟ قوم کس کی طرف دیکھے گی؟ اپنے محافظوں کی طرف نہیں دیکھے گی تو کس کی طرف دیکھے گی؟ اور پھر جو ہم نے آج کا دوسرا موضوع رکھا ہے، اور ویڈیو کا ٹائم بہت لمبا ہو گیا اس لیے شارٹلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آرڈر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا 30 دن میں فیصلہ کیا جائے۔
अब इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है पिछले 3.5 सालों में, वो आपसे और हमसे ढका छुपा तो नहीं है। सेनेट के इलेक्शंस में क्या हुआ था, और फिर अभी जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन को बुलाकर पूछा गया कि क्या आप 3 माह में इलेक्शन करवा सकते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, हालांकि उनका काम है 3 माह में इलेक्शन करवाना। तो आप इलेक्शन कमीशन से अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें अपने कमेंट्स में बताएं। और इस केस में अगर पीटीआई को तहलील कर दिया जाता है या इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है तो फिर इस मुल्क में क्या होना है वो आपको और हमें साफ दिखाई दे रहा है। फिर हम क्या कहेंगे कि बैरूनी साजिश हो रही है। देखिए नाजरीन, इमरान खान इस वक्त बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं और उन्हें रोकने के 2 ही तरीके हैं। खुदा न ख्वास्ता उनकी अगर जान को कुछ हो जाता है या उनको नाअहल करा दिया जाता है तो उसके बाद इस मुल्क में जो बहरान आना है उसे हम फिर दहाइयों तक नहीं रोक सकेंगे। आपको लगता है ये कौम भूल जाएगी जैसे माजी में भूलती रही है? ये वो माजी वाली कौम रही ही नहीं है। और हम जानते हैं कि जब लीडर हद से ज़्यादा मकबूल हो जाए, हद से ज़्यादा मजबूत हो जाए तो वो खटकता है क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो यही वक्त है कि पाकिस्तान को ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की तरह की मजबूत तरीन फ़ौज चाहिए जो कि हमारे पास है, और इमरान खान जैसा लीडर चाहिए। मुल्क की दिफा के मामले में पाकिस्तान की फ़ौज के पास मुकम्मल इख्तियारात होने चाहिए, और मुल्क के सियासी मामलात, फ़ॉरेन पॉलिसी, इस सब के लिए इमरान खान के पास मुकम्मल इख्तियारात होने चाहिए। तो फिर देखिए कि यह मुल्क किस तरह आसमान की बुलंदियों को छूता है। तो इस वक्त और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कौम को इमरान खान वापस चाहिए। अगर फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो ये कौम बिफर जाएगी, आपे से बाहर हो जाएगी। कौन नहीं जानता कि इन लोगों ने हमारे मुल्क को किस तरह से लूटा है। आज तक ना साबित हो सका है, ना इनको सजा दी गई है। कौन नहीं जानता, बच्चा जानता है कि इन्होंने गद्दारी की है। इन्होंने अमेरिका और भारत के मफादात के लिए काम किया है, इस मुल्क की जड़ों को काटा है। इनके खिलाफ आज तक फैसले नहीं हो सके, उल्टा इनको इख्तिदार मिल गया है। और इमरान खान जैसे बंदे के लिए रात गए अदालतों के दरवाजे खुल जाते हैं। और अब ये नया हुक्म दे दिया गया है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इस तरह की फुर्तियां और एफिशिएंसीज गद्दारों और लुटेरों के खिलाफ क्यों नहीं दिखाई जाती? जब उनको सुरखरू करना हो, उनके हक में फैसले करने हो, तभी ऐसी एफिशिएंसीज क्यों दिखाई जाती हैं? साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, तो क्या इस पर 30 दिन के अंदर अंदर फैसला नहीं आना चाहिए? हुकूमती अरकान बिके हैं, मंडियां लगी हैं, क्या इसका फैसला 2 दिन के अंदर अंदर नहीं आना चाहिए? तो नाजरीन, मुल्क बहुत गलत डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रमज़ान का महीना है, आप सबसे दुआ की अपील है कि अल्लाह पाक इस मुल्क की, इस कौम की, पाक फौज की हिफाजत फरमाए और हमें एक बार फिर इमरान खान और जनरल बाजवा जैसे मुहिब वतनों की जोड़ी देखने को मिले। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।